गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया था, इंडेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया था, उसको इंट्रो और सिंपल इंडेक्स नंबर और उसके जो पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा थोड़ा सा थ्योरी का टॉपिक है जो नेसेसरी भी है, क्योंकि आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है और आगे का चैप्टर समझने के लिए भी हमें इसका पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एवरेज। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा जो क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं। इसने बोला जब आपको किसी एक समय की या एक जगह की आपको अलग अलग कमोडिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तब इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज की रिक्वायरमेंट होगी। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज। सेकंड पैरा ने बोला अब एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसने बोला एवरेज से पहले आपको सारी कमोडिटीज की जो लिंक रिलेटिव है वो क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। यानी इंडेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए आपको, एवरेज। और एवरेज के लिए क्या चाहिए कि सारी कमोडिटीज की आप पहले लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करो और उस लिंक रिलेटिव का ही जो एवरेज है उसे ही आप एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव बोलोगे। और लास्ट में बोल दिया ईयर वाइज जो आपका एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव है उसे ही आप क्या बोलोगे, इंडेक्स नंबर बोलोगे। भाई इस पूरे को मैं एक और रीड करता हूं, फिर हम वापस से समझेंगे। इसने बोला व्हेन नंबर ऑफ कमोडिटीज रिलेटेड टू वन प्लेस और टाइम आर गिवन, जब आपको एक जगह के या एक समय की नंबर ऑफ कमोडिटीज दी हुई हो इन दैट सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में एवरेजेस आर रिक्वायर्ड। आपको एवरेज क्या है, जरूरी है कैलकुलेट करना, है ना, टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। उस सिचुएशन में आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए एवरेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आगे इसने बोला फॉर दिस पर्पस लिंक रिलेटिव्स ऑफ ऑल कमोडिटीज आर कंप्यूटेड एट फर्स्ट। और एवरेज को कैलकुलेट करने से पहले आप क्या करोगे, सारी कमोडिटीज की जो लिंक रिलेटिव है, जो प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके लिंक रिलेटिव है सारे एवरेजेस की, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सॉरी, सारी कमोडिटीज की लिंक रिलेटिव आपको कैलकुलेट करना होगा। और जो आपने सारी कमोडिटीज का लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किए उसका आप क्या कर लेना, एवरेज कर लेना। उसका आप क्या कर लेना, एवरेज कर लेना। और ईयर वाइज जो आपने लिंक रिलेटिव का एवरेज किया है ना, उसी को हम इंडेक्स नंबर बोलेंगे। तो लास्ट क्या बोला, ईयर वाइज एवरेजेस ऑफ लिंक रिलेटिव आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो आगे क्या बोला, हेंस इंडेक्स नंबर में बी कॉल्ड एज, तो इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जा सकता है, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। इंडेक्स नंबर क्या है, लिंक रिलेटिव का एवरेज ही तो है। लास्ट क्लास में हमने यही तो सीखा था कि अलग अलग जगह की आपको, है ना, या अलग अलग कमोडिटीज की आपको प्राइस दी हुई थी। पहले आपने क्या किया, उनका लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया, उसके बाद एवरेज अप्लाई कर लिया। भी हमने कौन सा एवरेज अप्लाई किया था उन क्वेश्चंस पे, मीन अप्लाई किया था। यहां पर मीन का नहीं बोला हुआ, यहां पर इसने बोला मीन के अलावा भी आपके जो बहुत सारे एवरेजेस हैं वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सर एवरेजेस होता क्या है, तो आपने अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर पढ़ लिया तो आप पढ़ोगे आपके अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेजेस होते हैं। वो सारे यहां पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। Now it is necessary to decide that which average should be used for this purpose. अब हमें पता चल गया कि इंडेक्स नंबर के लिए एवरेज चाहिए और उन एवरेजेस का हमें क्या करना है, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना है। तो अब कौन सा एवरेज आप ले सकते हैं, तो इसने बोला थ्योरेटिकली एनी एवरेज कैन बी यूज्ड। भाई थ्योरी में तो ऐसे बोल दिया जाता है किसी से भी, किसी भी एवरेज से आप कैलकुलेट कर लो जो आपने पढ़े, है ना, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड, किसी से भी। लेकिन प्रैक्टिकली सारे जो आपके एवरेजेस हैं वो काम में नहीं आते। तो इसने बोला बट प्रैक्टिकली इट इज सुटेबल टू यूज ईदर मीडियन, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। लेकिन प्रैक्टिकली जो आपके ये तीन है, मीडियन, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, ये काम में आने वाले हैं।
ठीक है सर, तो ये तीनों ज्यादा पॉपुलर है क्या? हाँ, ये तीनों ज्यादा पॉपुलर है। अब हम देखेंगे इन तीनों में से भी जो सबसे बेटर है वो क्यों और कौन सा है, वो क्यों और कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मीडियन की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मीडियन की। पहली बात इसकी बोली, इट इज इजी टू कंप्यूट, ये बहुत ही ज्यादा इजी है कैलकुलेट करने में। हाँ सर, ये तो हमें पता है। दूसरी बात इसने बोली, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मीडियन का मतलब ही क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू, बीच वाली जो वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन होता है। आगे इसने बोला, और इसी वजह से, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करता है, इसी वजह से इसने क्या बोला, sometimes it is found unrealistic और uncertain। बहुत बार लेकिन ऐसा होता है कि अनरियलिस्टिक और अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट बोला, एब्सोल्यूट चेंज कैन बी मेजर्ड फ्रॉम इट, इससे आप एब्सोल्यूट जो चेंजेस है वो तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट रिलेटिव चेंज कैन नॉट बी मेजर्ड। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एब्सोल्यूट चेंज तो मेजर कर सकता है, लेकिन जो रिलेटिव चेंज है वो आप मीडियन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। Hence its use it is not admissible, इसलिए जो मीडियन है इसके लिए भी मना किया गया। भाई ऐसे नहीं बोला कि अब इससे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कर सकते हो पर सही नहीं रहेगा, इसने मना कर दिया। भाई सबसे बड़ा जो रीजन है सही नहीं रहने का वो क्या है? क्योंकि ये एब्सोल्यूट जो चेंज है वो तो मेजर कर सकता है, लेकिन जो रिलेटिव चेंज है वो ये मेजर नहीं कर सकता। अब अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस। थोड़ी सी बात मैं यहां पर कर देता हूं। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि वो यूनिट फ्री मेजर नहीं करता, यानी वो केजी, वेट, इन सब जो यूनिट्स हैं इनमें ही कैलकुलेट करेगा। लेकिन जो रिलेटिव चेंज है इसका क्या मतलब है? किसी भी तरह की जो यूनिट है वो नहीं है, आपका सॉल्यूशन आएगा यूनिट फ्री मेजर में, यानी रेशियोज और जो परसेंटेज है उनके फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आएगा, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। तो मीडियन से जब आप कैलकुलेट करोगे तो रिलेटिव चेंज तो आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो जो कंपैरिजंस है वो मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मीडियन को मना कर दिया। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन बोली क्या? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू मेजर रिलेटिव चेंज, बल्कि जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है इंडेक्स नंबर का वो क्या है? रिलेटिव चेंज को मेजर करना, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर में कर ही क्या रहे हैं? कंपैरिजंस कर रहे हैं। और मीडियन से कैलकुलेट करने में क्योंकि आप कंपैरिजंस ही नहीं कर सकते तो काय का मतलब? तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मीडियन से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट तो कर सकते हो, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मोड। वैसे तो हमने 3 की बात की थी, पर थ्योरी में आपके मोड भी ढाल रखा है आरबीडी की बुक में, तो हमने ये भी देख लिया। तो क्या बोला? प्रैक्टिकली मोड इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, है ना। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है कि मोड से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू एसर्टेन इट इन इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि जो मोड है वो इंडिविजुअल सीरीज जो है उस पर अप्लाई मुश्किल से होता है और डिफिकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना। तो अभी तक हमने देखा जो मीडियन है उससे कर सकते हो पर सही नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। जो मोड है उससे थ्योरेटिकली तो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करेंगे मेन किसकी? अरिथमेटिक मीन की। इसकी क्या क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बोला अरिथमेटिक मीन के लिए इट इज इजी टू कंप्यूट। अरिथमेटिक मीन से, है ना, अगर आप इंडेक्स नंबर कंप्यूट करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, बट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। और ये तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनसे भी क्या होता है? अफेक्टिव होता है। जो मीडियन है वो तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ही नहीं होता था, लेकिन जो हमारा मीन है ये आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है, किनारे वाली वैल्यू है, उनसे भी अफेक्ट होता है। इट इज एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड नॉट रिवर्सिबल। ये एब्सोल्यूट मेजर तो क्या करता है? कैलकुलेट करता है, लेकिन मेन बात क्या बोली? एंड नॉट रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं है, यानी ये वापस अपने जो आंसर है उसको रिवर्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बात बता देता हूं, क्योंकि जो अरिथमेटिक मीन है इसका क्या मतलब होता है? सम ऑफ। अपन क्या लगाते हैं? सिग्मा एक्स, यानी सम ऑफ होता है। तो जो सम ऑफ होता है उसमें रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल किसमें आपके पॉसिबल है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट ऑफ में पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लाई में। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? आप पूरी सीरीज का या अपने जो आपको डेटा दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, उनका आप क्या करते हो? सम ऑफ करते हो, इसलिए क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए और आगे देखते हैं।
आगे बोला सो इट्स यूज इन इंडेक्स नंबर इज नॉट मच सुटेबल। तो इसको काम में तो लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ये जो मेथड है अर्थमेटिक मीन है जो एवरेज है ये बहुत ज्यादा हद तक सुटेबल नहीं है। बट बीइंग इजी एंड पॉपुलर, क्योंकि जो मीन है वो बहुत ज्यादा इजी है और पॉपुलर है इन कंप्यूटेशन, सो इट इज मोस्टली यूज्ड। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो अर्थमेटिक मीन है इसको यूज में लिया जाता है। चलिए लास्ट बच गया हमारा वो कौन सा, जियोमेट्रिक मीन। इसके लिए क्या बोला, इट इज बेस्ट मेजरमेंट फॉर रिलेटिव चेंज। इट इज बेस्ट मेजरमेंट फॉर रिलेटिव चेंज। ये रिलेटिव चेंज के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला कौन सा है, जियोमेट्रिक मीन। पीछे जितने भी देखे थे हमने या दो मेन देखे थे, मीन और मीडियन, वो एब्सोल्यूट चेंजेस के लिए थे, लेकिन जो जियोमेट्रिक मीन है वो क्या है, रिलेटिव चेंज के लिए। और इंडेक्स नंबर में हमने देख लिया होता ही कंपैरिजंस के लिए है, तो आपका जो रिलेटिव चेंज है यहां पर जरूरी रहने वाला है, जो किसमें पॉसिबल है, आपका जियोमेट्रिक मीन में। आगे क्या बोला, जियोमेट्रिक मीन का काम क्या है, ये बैलेंस कर देता है, इट बैलेंस द सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन को, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू एक्सट्रीम लो वैल्यू। ये लो वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना, और लेस और जो हाई वैल्यूज होगी उनको लेस इंपॉर्टेंस देके क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसलिए फेमस और पॉपुलर है कौन सा, जियोमेट्रिक मीन। आगे बोला इट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसमें तो रिवर्सिबिलिटी की भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है भाई। जो जीएम है वो रिलेटिव चेंज के लिए भी काम आ जाता है, जियोमेट्रिक मीन है ना, और इसमें तो रिवर्सिबिलिटी जो है उसकी वो भी पॉसिबल है, ये भी इसकी एक बहुत अच्छी मेरिट है, इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। यानी सबसे अच्छा तो कौन सा है आपका, जियोमेट्रिक मीन, क्योंकि वो रिलेटिव चेंज के लिए भी है और उसमें रिवर्सिबिलिटी भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर और काम में आने वाला, ये काम में लेने वाला कौन सा है आपका, अर्थमेटिक मीन। तो ये आप ध्यान रखना। आगे बोला लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, क्योंकि इसको कंप्यूट करना, कैलकुलेशन क्या होती है इसकी, टफ होती है, हेंस इन प्रैक्टिस इट्स यूज इज लिमिटेड। इसका यूज क्या है, लिमिटेड, और इसीलिए जियोमेट्रिक मीन के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके एग्जाम में नहीं आते। लास्ट में बोला हाउएवर दिस इज मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, और यही आपका सबसे ज्यादा सुटेबल एवरेज है, मोस्ट सुटेबल एवरेज है कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज सीख ली आज, क्या, एवरेज। हमने सीख लिया कि इंडेक्स नंबर के लिए एवरेज जरूरी है, और कौन सा एवरेज लेना चाहिए उसके बारे में भी हमने सीख लिया। भाई लेना तो जियोमेट्रिक मीन चाहिए, लेकिन क्योंकि वो डिफिकल्ट है इसलिए हम उसे नहीं ले पाते, हम लेते किसको है, अर्थमेटिक मीन को। चलो यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट है आज आपका, कौन सा, सिस्टम ऑफ वेटिंग। चलिए देखते हैं। इसने बोला इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। भाई इंडेक्स नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कमोडिटीज की जो प्राइस है उससे ही आप क्या करते हो, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो। आप P1 लेते हो, आप P0 लेते हो, है ना। P01 कैलकुलेट करने के लिए P से क्या इंडिकेट है, प्राइस। तो एक चीज हमें समझ में आ गई क्या, जो इंडेक्स नंबर है उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कमोडिटीज की प्राइसेस तो हमें चाहिए। आगे इसने बोला इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल कमोडिटीज हैव नो इक्वल इंपोर्टेंस। लेकिन प्रैक्टिस हम सिंपल में तो हमने क्या देखा, हमने सारी जितनी भी कमोडिटीज थी हमने मान के चला सारी बराबर है, लेकिन यहां पर इसने क्या बोला, प्रैक्टिकल लाइफ में जो अलग अलग कमोडिटीज हैं उनकी इक्वल इंपोर्टेंस नहीं होती। कोई किसी समय पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई किसी समय पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे इसने एग्जांपल दिया, इन डेली यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट एंड राइस इज मोर देन जूट एंड आयरन, है ना। डेली लाइफ की अगर बात करें तो जो जूट आयरन है वो काम में थोड़ी आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या काम में आती है, व्हीट और राइस। भी खाना तो चाहिए ही खाने को। एक और एग्जांपल दिया, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फ्रिज और टीवी है वो कम इंपॉर्टेंट है, किससे, कॉटन से। तो यहां पर ज्यादा वेट किसका, कॉटन का, कम वेट किसका, फ्रिज और टीवी का, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसने बात की टू गिव द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू वेरियस कमोडिटीज वेट्स आर अप्लाइड। तो अलग अलग कमोडिटीज में, है ना, अलग अलग कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, जो वेट्स हैं वो उनको असाइन करते हो, वेट्स को क्या करते हो, अप्लाई करते हो।
तो यानी आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि हम किस पे जा रहे हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर पे जा रहे हैं। आगे क्या बोला, एंड वेट्स इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटीज, है ना। तो वेट क्या इंडिकेट करता है, कौन सी कमोडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इससे हमें वेट से हम अप्लाई करते हैं। आगे बोला व्हेन इंडेक्स नंबर आर कंप्यूटेड बाय यूजिंग द वेट्स दे आर कॉल्ड, और जब आप इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट करते हो, वेट्स उनको देके कमोडिटीज को अप्लाई करते हो, दे आर कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। जी सर, अब हमें समझ में आ गया कि जो सिंपल इंडेक्स नंबर है वहां पर हम वेट्स अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन जब हम इंडेक्स नंबर में वेट्स भी अप्लाई कर देंगे, है ना, और उसके बाद उसे कैलकुलेट करेंगे, वो ही होगा हमारा क्या, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब और कुछ चीजें जान लेते हैं थोड़ी बहुत, क्या जो आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ वेट, वेट्स को और कैसे क्लासिफाई किया गया, तो इसने बोला एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट वेट, पहला पॉइंट आपका, सेकंड फिक्स्ड वेट एंड फ्लक्चुएटिंग वेट, और थर्ड है आपका आर्बिट्रेरी वेट एंड रियल वेट। तो चलो इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट वेट, देखते हैं। These are also called direct weight, जो explicit है उसको डायरेक्ट वेट भी बोला जाता है। These may be in form of, ये दो फॉर्म में काम में आएगी, किस किस में, क्वांटिटी और वैल्यूज में। किस किस में, क्वांटिटीज और वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप वेट ले सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया, व्हीट है ना, इसकी प्राइस कितनी, 12 रुपए, कितनी काम में आ रही है, 70 किलो, तो इसकी टोटल वैल्यू होगी 840। राइस है वो 15 रुपए केजी है, पर केजी 20 केजी काम में आ रही है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 300। और लास्ट में जो पल्स है, दालें हैं आपकी 17 रुपए उसकी प्राइस है, 10 केजी 10 किलो काम में आ रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 170। अब आप यहां पर वेट्स दो तरह से ले सकते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करूं तो उसका रेशियो हो गया आपका, इनका वेट का कितना, 70, 20 और 10। तो क्वांटिटी वेट की बात करूं तो वो हो गया आपका 70, 20 और 10, जैसे यहां पर मैंने बात की थी। और वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप वेट असाइन कर सकते हो। वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं इनके वेट की बात करूं तो वो होगी आपकी 840, 300, 170। तो वैल्यू वेट हो गया मेरा 840, 300 और 170। तो ये आपको इजीली समझ में आया होगा कि जो व्हीट है, राइस है और पल्स है ना, ये इक्वल नहीं है। व्हीट ज्यादा काम में आ रही है, राइस उससे कम काम में आ रही है, और जो पल्स है, दालें हैं, वो उससे और भी ज्यादा क्या है, कम काम में आ रही है। और लेकिन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये उनकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो दोनों का अलग अलग रेशियो हम ले सकते हैं, क्वांटिटी वेट भी और वैल्यू वेट भी। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका एक्सप्लिसिट। अब हम बात करते हैं किसकी, इंप्लिसिट वेट की। चलो पढ़ते हैं। When more than one kind of a commodity is included in the construction of index number, जब किसी एक प्रकार की एक से ज्यादा कमोडिटी आप काम में ले रहे हो, then that commodity ऑटोमेटिकली गेट्स मोर इंपॉर्टेंस, तो उस कमोडिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर अच्छे से समझ में नहीं आया, प्लीज वापस से बताइए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, जब एक कमोडिटी की उससे ज्यादा प्रकार की किस्म है ना, जैसे व्हीट कितनी प्रकार की है, 3 प्रकार की है ना, राइस कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, और जो शुगर है वो एक ही प्रकार की है। व्हीट कौन सी, व्हाइट, फार्मी और रेड। तो ऑटोमेटिक, क्योंकि जो व्हीट है इसकी ज्यादा किस्में है ना, व्हाइट, फार्मी और 3 तरह की है, तो इसकी ऑटोमेटिक जो वेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। राइस है उसकी कितनी प्रकार है, 2 प्रकार है, उसका वेट इससे थोड़ा कम हो गया। और जो शुगर है वो तो कोटेड शुगर एक ही प्रकार की है, तो वो उससे भी कम हो गया। तो ऑटोमेटिक व्हीट है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इसके 3 प्रकार है, राइस के 2 प्रकार है और शुगर का एक ही प्रकार है। तो यहां पर ऑटोमेटिक इनका जो वेट है वो कितना आ गया, 3:2:1, यानी जो जितना ज्यादा होगा है ना, उतनी ही ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी। यही बात यहां पर बोली भी है। और लास्ट में बोली, इन दैट कमोडिटी ऑफ विच ओनली वन काइंड हैज बीन इंक्लूडेड, और जिसमें कम होगा उसका कम वेट माना जाएगा। सर हमें एक्सप्लिसिट तो समझ में आ गया, क्या जिसमें क्वांटिटी को है ना और जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम वेट असाइन करते हैं। इंप्लिसिट में हमें यह समझ में आ गया, जिसकी ज्यादा प्रकार है उसको ज्यादा वेट, जिसके कम प्रकार है उसको कम वेट, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं। चलिए अब लास्ट में देखते हैं, एक है आपका फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग वेट। फिक्स्ड वेट क्या होते हैं, व्हेन वेट्स आर डिसाइडेड वंस एंड दे आर यूज्ड ईयर टू ईयर।
फॉर ए लॉन्ग पीरियड। एक बार आपने वेट को असाइन कर लिया 2000 में, है ना, और अभी 2025 चल रहे हैं, 25 सालों से सेम घिसी-पिटी जो आपने वेट लिया था वही आप लेते हुए चल रहे हो, वो कौन सा हो गया? फिक्स्ड वेट हो गया। यानी एक बार आपने वेट डिसाइड कर लिया और लंबे सालों साल तक वही वेट आपका चलते जा रहा है, फिक्स हो गया, वो कौन सा? आपका फिक्स्ड वेट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं व्हेन वेट आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन जहां पे जो वेट है वो समय के साथ साथ चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू चेंज इन इंपॉर्टेंस। जैसे जैसे किसी कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहती है, घटती रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे बीच में हमने देखा था, है ना, जो ग्वार गम है वो बहुत ज्यादा तेजी में आ गया था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी। तो जो जिस चीज में जिस समय तेजी में आ रहा है, जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जब आप या समय के साथ साथ जब आप, है ना, किसी कमोडिटी में उसकी इंपॉर्टेंस चेंज करते रहते हो, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वेट। और वास्तव में इसने क्या बोला? दीज आर कंपैरेटिवली मोर लॉजिकल। फिक्स वाले से जो फ्लक्चुएटिंग है ये ज्यादा लॉजिकल है और ज्यादा रियलिस्टिक भी है देन फिक्स्ड वेट। चलिए, ज्यादा अच्छा कौन सा? फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग। और लास्ट हमारे आज के पॉइंट की बात करते हैं आर्बिट्रेरी एंड रियल वेट। पढ़ता हूं मैं आर्बिट्रेरी का मतलब, इफ वेट आर गिवन बाय स्टैटिशियन और इन्वेस्टिगेटर। मान लीजिए मैं क्या करा, मैं निकला और मैंने बहुत सारी कमोडिटीज में कंपैरिजन किया और खुद के अकॉर्डिंग क्या कर दिए? वेट असाइन कर दिए। जब स्टैटिशियन और जो इन्वेस्टिगेटर है ना, वो by his own will and assumption, वो अपने खुद के विल के और assumptions के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं? commodities को वेट असाइन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं arbitrary weight. These are also known as unrealistic and assumed weight. और इनको unrealistic और assumed weight बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी assumption लगाई है और वो रियल भी नहीं माने जाएंगे। तो सर रियल कब माने जाएंगे? तो देखते हैं, चलो। रियल या रियलिस्टिक और रैशनल, इसमें देखते हैं। रियल वेट्स आर दोज वेट व्हिच आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रियल यूनिट्स और क्वांटिटी। लेकिन जब आप वेट कैसे असाइन कर रहे हो? रियल यूनिट्स या रियल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? आप असाइन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट दे रहे हो तो उसको रियल या रैशनल वेट बोलेंगे। These are generally based on certain assumption और fundamentals। और जो रियल में आप वेट असाइन करते हो वो कुछ assumption और स्पेसिफिक जो फंडामेंटल्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती है, हमारे अकॉर्डिंग डिसाइडेड नहीं होती। हमने हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया, वो तो आर्बिट्रेरी या अनरियलिस्टिक होगा। लेकिन हमने कुछ स्पेसिफिक assumption, स्पेसिफिक फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग या रियल यूनिट और क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग अगर वेट असाइन किया, वो होगा आपका रियल और रैशनल, वो होगा आपका रियल और रैशनल। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, है ना। उसके बाद हमने देखा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग और लास्ट में हमने देखा आर्बिट्रेरी एंड रियल वेट। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसके जो प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं उस पे चलेंगे और जो दो मेथड्स हैं हमारे, है ना, वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।